हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्जाम सेलेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स के सिलेबस को। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को आज हम डिकोड करने वाले हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों को हम डिकोड करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेन चीज जो होती है वो होती है सिलेबस को समझना। सिलेबस को आप तभी समझेंगे जब आप उसे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, उसको डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हाँ, सिलेबस में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, मेन चीज होती है कि आपको सिलेबस समझना चाहिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का हम सिलेबस डिकोड करेंगे और ये होगा 2021-22 के लिए। हालांकि आपको पता ही है 2020 से सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अभी यही अब आपका नॉर्मल सिलेबस हो जाएगा। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस चलिए डिस्कस करते हैं। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको मिलेगी मध्य प्रदेश की सील, जिसमें से आपको पता ही होना चाहिए कि हमारी मध्य प्रदेश की सील में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आप कहते हैं इंग्लिश में, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आप कहेंगे हिंदी में। मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स में आपको दो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और क्वेश्चन पेपर सेकंड। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें 2 घंटे टाइम लिमिट है आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने सब कुछ ये डिस्कस किया है एग्जाम पैटर्न में, उसमें उस वीडियो को देखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो। एग्जाम पैटर्न समझिए, फिर आप सिलेबस देखिए। तो क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट होता है हमारा, उसमें पूछी जाएगी आपसे जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज। किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जनरल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एमपी के बारे में होनी चाहिए, इतिहास, कल्चर, स्पोर्ट, एवरीथिंग यू शुड नो। और इंडिया के बारे में होनी चाहिए। सब चीजें जो भी एग्जाम में पूछी जाएंगी वो सिलेबस में बताई गई हैं। और आपको क्या होना चाहिए? करंट अफेयर्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपसे कई लोग कहने को मिलेंगे करंट अफेयर्स से एमपीपीएससी में कुछ नहीं आता। आप उनकी बात ना सुने, क्वेश्चन पेपर देखें। अगर आपको उसमें करंट अफेयर्स से मिलता है तभी आप तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया कि हाँ नहीं होता, नहीं। आप उसे कंफर्म कीजिए, क्वेश्चन पेपर देखिए लास्ट ईयर्स के। अगर उसमें करंट अफेयर्स नहीं आती तो मत पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर्स आती है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट में आपको टॉपिक इस तरीके से दिए गए हैं। टॉपिक के सब टॉपिक भी हैं, उन सबको हम डिकोड करने वाले हैं। जैसे कि पहला आपको टॉपिक मिलेगा हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का साहित्य, संस्कृति और इतिहास, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये आपका जो प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट होने वाला है, उसमें एमपी के बारे में आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम पेपर है, इसलिए इसमें एमपी का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो आपसे हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश में क्या पूछेंगे? इसमें पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, मेजर इवेंट्स का मतलब ये है कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 में, मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी? मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग जिसे कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से उसे ये नाम दिया गया? रानी अवंतीबाई ने क्या अपना योगदान दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में? ये सारे क्या हो जाते हैं? मेजर इवेंट्स हो जाते हैं। मेजर डायनेस्टी क्या हो जाती है? मेजर डायनेस्टी में जैसे आ जाएंगी आपकी सिंधिया, बुंदेली, ये सारी चीजें आपकी, होलकर, ये सब आ जाएंगी आपकी मेजर डायनेस्टी में। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। इसको आपको बहुत डिटेल में कवर करना है। जैसे कि अगर परमार राजवंश था तो कहाँ था, ग्वालियर का किला है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, किसने बनवाया, कब किसने राज किया, ये सारी चीजें आपको मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको देखनी है। अगला जो टॉपिक होगा आपका स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ये हमने देख लिया, अभी बात की कि आपको जो मेजर इवेंट है उसमें भी यही चीजें मिल जाएंगी। स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था इंडिया का, भारत देश का फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही? मध्य प्रदेश ने किस तरीके से योगदान दिया भारत देश की स्वतंत्रता में? किससे? अंग्रेजों से। तो इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर देखने को मिलेंगे, जैसे तात्या टोपे, यहाँ पे झांसी की रानी भी जब ग्वालियर आई थी, सिंधिया राजवंश, होलकर राजवंश, रानी अवंतीबाई, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे इसमें फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
कंट्रीब्यूशन में आप यही देखेंगे कि किसने कितना योगदान किया, किसने कब लड़ाई की, कब उन्होंने स्ट्रगल किया अपने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए। तो मध्य प्रदेश के सारे इसमें फ्रीडम मूवमेंट आपको याद करने। अगला टॉपिक देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। इसमें क्या मतलब है, ये आ गया आपका आर्ट्स एंड कल्चर। ये पार्ट है आपका मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, यानी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को संजो के रखा गया था आर्ट के तौर पर। क्या यहाँ की कलाएं हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि भोपाल के पास आपको क्या मिलेगा, भीमबेटका मिलेगी। ये क्या है आपके, ये कुछ आर्ट है, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा आपका भीमबेटका। जो आपका सांची है, सांची के जो आपको स्तूप मिलेंगे वो आ जाएंगे आपके आर्ट एंड कल्चर में। ग्वालियर का किला, ये आपकी सारी चीजें जो हमारा रहन सहन, जो हमारी कलाएं हैं, वो सब कुछ किस में आ जाएंगी, आर्ट एंड कल्चर में मध्य प्रदेश की। इसमें आपको मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश याद करने हैं, जैसे कि आपको सास बहू का मंदिर, ये सारी क्या है, आर्ट एंड कल्चर। तो ये आपको याद करना है इसके बारे में। ये हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, धीरे धीरे सारी वीडियो आएंगी, हर एक टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत बैठना है, वीडियो देखते जाना है, याद करते जाना है, नोट्स बनाते चलना है, और आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। अब मध्य प्रदेश में कितनी सारी बोलियां हैं, जनजाति कितनी है मध्य प्रदेश में, भील है, कोकू है, बहुत सारी है, सहारिया है। तो इतनी सारी हैं, आपको यहाँ पे जनजाति बहुत सारी मिलेगी मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा सहारिया तो मध्य प्रदेश की पॉपुलर मानी जाती है, ज्यादा नहीं, वैसे तो आपको भील मानी जाएगी कि भील की यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, भील यहाँ पे पॉपुलर है, लेकिन पूरे इंडिया में सहारिया की जो दशा है उसके हिसाब से सहारिया ज्यादा, आपको थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं मिलेगी सहारिया की, इसीलिए वो ज्यादा थोड़ी पॉपुलर सी है कि इनकी कंडीशन थोड़ी बदतर होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जंगलों का काफी ज्यादा कटाव किया जा रहा है, काटे जा रहे हैं जंगल दिन ब दिन, और सहारिया जो जनजाति है वो जंगल पे लाई करती है सबसे ज्यादा। तो ये आपको इसके बारे में, आपको जो इंडिया के न्यूज़पेपर है उनमें भी आपको इसके बारे में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले, सहारिया के बारे में लिखा गया था द हिंदू में कि उनकी काफी ज्यादा मेल न्यूट्रिशन काफी ज्यादा उनका बेकार है, जिससे कि उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है इस मौसम में रहने के लिए। किसी भी मौसम में अगर वो रहते हैं तो जब अगर किसी का मेल न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर जनजाति ज्यादा होंगी तो क्या होगा, उनकी बोलियां भी ज्यादा होंगी। भील जनजाति अलग बोली बोलेगी, सहारिया अलग बोलेगी, आप अलग बोलेंगे, बुंदेलखंडी अलग बोलेंगे। तो ये सारी बोलियां जो हैं वो भी आपको याद करनी है। इसी में अगला जो टॉपिक मिलेगा आपको वो मिलेगा प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, यानी कि मेजर फेस्टिवल। मध्य प्रदेश में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, फोक म्यूजिक कौन कौन सा है। अगर पूरे इंडिया का अगर आप देखें, जैसे फोक म्यूजिक क्या है मध्य प्रदेश का, कितने फोक म्यूजिक हैं। आपके रीजन में कोई और म्यूजिक चलता होगा, बुंदेलखंड में कोई और चलेगा, मालवा में अलग चलेगा, सतपुड़ा साइड अलग चलेगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग है मध्य प्रदेश में एरिया वाइज। तो फोक म्यूजिक आपको भी याद करना है कि बहुत सारे मध्य प्रदेश में, इसके बारे में आपको डिटेल में कवर करना है। फोक आर्ट, आर्ट में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को मध्य प्रदेश में, इनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। फोक आर्ट के बारे में आपको बहुत सारी, आर्ट क्या होता है पहले तो आप बताइए। इसमें आपको फोक आर्ट्स भी देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको फोक आर्ट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। फोक लिटरेचर, यानी कि हमारी जो लिटरेचर है मध्य प्रदेश की, वो किस तरीके से रखी गई, किस तरीके से ये चलती है, ये सब कुछ हम देखेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मेजर फेस्टिवल यानी कि प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, कलाएं यानी कि कोई कुछ कला दिखाता है, कोई कुछ कला दिखाता है। जैसे कलाएं तो बहुत प्रकार की होती है, आप कुछ पेंट करते हैं, कोई लिखता है, कोई कुछ बनाता है, ये सारी चीजें कलाएं में आ जाती हैं। लोक साहित्य यानी कि किन लोगों ने क्या क्या लिखा है। अगर कोई कुछ नोट्स लिखता है तो उसके बारे में हम पता करते हैं कि लोक साहित्य, हाँ ये चीज मध्य प्रदेश में इस टाइम पे लिखी गई, या ये चीज यहाँ की फेमस है। तो ये सारी चीजें आपकी लोक साहित्य में आ जाएंगी।
मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, यानी कि जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, लिटरेटर, मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कलाएं, उन्होंने क्या क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब साहित्यकार क्या होता है? लिटरेटर, यानी कि लिखने वाला। लिटरेचर क्या होता है? यानी कि कृतियां जो किसी ने लिखी हो। तो लिटरेटर लिखेगा लिटरेचर, आपको ये याद रखना है। लिटरेटर लिखेगा लिटरेचर, तो यानी कि इन्होंने लिखी, किसी ने लिखी एक किताब, किताब को कहेंगे हम लिटरेचर और लिखने वाले को कहेंगे लिटरेटर। तो साहित्यकार और उनकी कृतियां, इनके बारे में हम देखेंगे। बहुत सारे साहित्यकार मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। धार्मिक यानी कि उज्जैन, आपको उज्जैन मिलेगा, ओमकारेश्वर मिलेगा, महेश्वर मिलेगा। ये सारे आपके क्या है? रिलीजियस प्लेसेस है, रिलीजियस। और टूरिस्ट प्लेस में आपको मिलेंगे जैसे कि पचमढ़ी है, ग्वालियर है, जबलपुर है, भीमबेटका है, ये आपको मिलेंगे टूरिस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो बहुत सारे हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब जो ट्राइबल पर्सनालिटीज है, जैसे क्या होता है, ट्राइबल जनजातीय लोग तो हैं, लेकिन उनके क्या है, कुछ पर्सनालिटी भी होते हैं, कुछ हेड होते हैं, कुछ जैसे कोई आंदोलन करता है तो उसमें से एक हमारा प्रमुख निकल के आता है, कि कोई भी अगर आंदोलन चलता है तो एक प्रमुख निकल के आता है। तो उन्हीं पर्सनालिटीज जो कि जनजातियों की पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में हम देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास में। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास, आपको इतना ही याद करना है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाएगी, पेपर फर्स्ट की। सेकंड में आपको पढ़ना है भारत के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। इसमें क्या मिलेगा आपको? पहले मिलेगा मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। मतलब कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं पूरी डिटेल में कवर। इसमें क्या होगा, आपको ये ओवरलैप करती है चीजें आपकी मेंस एग्जामिनेशन से, यानी कि हम इस वे में पढ़ेंगे कि आपका मेंस का पोर्शन भी हो जाए और प्री का भी हो जाए। तो भारत के इतिहास को आप बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि हम सारे मेजर फीचर देखेंगे, इवेंट देखेंगे जो हमारे भारत देश में हुए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, यानी कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रशासनिक गतिविधियां की हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने राज्य को चलाया है। सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे कि उनकी सामाजिक और अर्थव्यवस्था जो थी वो किस तरीके से उन्होंने रखी हुई थी, किस तरीके से उन्होंने बसाया हुआ था अपना सिस्टम, सोशल और इकोनॉमिक को। तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी, किस तरीके से वो आर्थिक पूंजी अपनी बनाते थे। ये सारी चीजें हम देखेंगे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की। अगला आप देखेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19 एंड 20 सेंचुरी। सोशल, अब क्या होता है सोशल, यानी कि सामाजिक। जैसे राम मोहन रॉय ने बहुत सामाजिक काम किए हैं, स्वामी विवेकानंद, ये सारी हम जो भी रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। रिलीजियस भी बहुत ज्यादा चले थे, जैसे कि आर्य समाज वगैरह बहुत ज्यादा चले हैं, तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत ज्यादा चले थे। सामाजिक गतिविधियां जैसे कि सती प्रथा है, उसको बैन करवाना, बंद करवाना पूरी तरीके से, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। फिर आपको मिलेगा स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। भारत ने आजादी के लिए कौन कौन से क्या क्या स्ट्रगल किया, कौन कौन से मूवमेंट चलाए, ये सब कुछ। जैसे कि आपको पता होगा 1857 की क्रांति, उसके बाद जैसे बहुत सारे रिफॉर्म भी आए, जैसे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी ने मार्च चलाया था। बहुत सारे आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा टॉपिक देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। इसका मतलब है
कि भारत का इंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ था। भारत में क्या है, पहले बहुत सारे राजवंश थे, तो उनको किस तरीके से इकट्ठा किया गया, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, तो उनको किस तरीके से इकट्ठा करके एक भारत का रूप दिया गया। तो इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे कि जो मध्य प्रदेश है ये किस तरीके से बना, जो राजवंश थे जैसे होलकर, सिंधिया, ये किस तरीके से जोड़ जोड़ के, होलकर थे, सिंधिया थे, मुगल थे, इन सबको जोड़ जोड़ के किस तरीके से भारत देश को बनाया गया, ये हम देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। अगला यूनिट है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी कि जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भूगोल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके जो सब टॉपिक हैं वो हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। अब आपको पता ही है कि फॉरेस्ट कितना ज्यादा है मध्य प्रदेश में। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है। फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें बनती हैं, वनोपज मतलब कौन कौन सी चीजें आप प्रोड्यूस करते हैं फॉरेस्ट से, यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, नदियां कितनी है यहाँ पे, क्या क्या उनका योगदान है, पर्वत कैसे है यहाँ पे, मतलब किस श्रेणी में आते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन शैली में, माउंटेन रेंजेस कौन सी है यहाँ, माउंटेन रेंजेस कौन सी है यहाँ पे, जैसे कि मैकाल पर्वत श्रेणी, बहुत सारी हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे इसमें। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस, इन सब के बारे में हम कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। अब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जैसे कि आपको मालवा का क्लाइमेट, नर्मदा सोन घाटी का क्लाइमेट, उत्तर का क्लाइमेट, पूर्व का क्लाइमेट, दक्षिण का क्लाइमेट, तो ये सारा क्लाइमेट जो है हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर ओवरऑल मध्य प्रदेश का क्लाइमेट भी हम देखेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ आपको प्राकृतिक और खनिज संसाधन देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी वो जगह है। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के। जैसे कि पन्ना फेमस है डायमंड के लिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है, जिससे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी रिलेशन में तो आप उसे आंसर कर पाओ। मध्य प्रदेश में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट कैसा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे अगर आपको कुछ सामान कहीं भेजना हो तो आप शिप से भेजेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नदियों का कोई यूज नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे, ना ही यहाँ समुद्र है। तो आपका ट्रांसपोर्ट मीडियम यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा रोड है और एयरवेज है, रोड और एयरवेज। तो इन सब के बारे में भी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किस तरीके से मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, किस तरीके से आप किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना, मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। अब आपकी जो मध्य प्रदेश में सिंचाई जो व्यवस्था है वो किस तरीके से है, कहाँ कहाँ डैम है, जहाँ जहाँ डैम होते हैं वहाँ के आसपास का एरिया क्या है, मेजर इरिगेशन में आता है। बहुत ज़्यादा अच्छा इरिगेशन होता है वहाँ पे। और जहाँ जहाँ डैम नहीं होता, नदी नहीं होती, वहाँ पे इरिगेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट आपको वहीं मिलेंगे जहाँ पे डैम होते हैं, क्योंकि डैम से ही ज़्यादातर बिजली बनाई जाती है। हालांकि विंड का भी यूज किया जा रहा है बिजली में, जैसे कि आपको देवास साइड देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा उधर मात्रा में बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये, और रीवा में जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है, 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, यानी कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो भी आपकी कृषि योजनाएं हैं, जो आप फसल करते हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है फसल करने के लिए, यहाँ पे पशुपालन कैसा है लोगों का, कृषि आधारित जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ लगाई गई हैं सबसे ज़्यादा, क्या उनका योगदान है। तो ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। ये सब कुछ आपको पढ़ना है बहुत डिटेल में, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने के लिए।
अगली यूनिट है, ये है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। इसमें दोनों चीजें मिश्रित हैं, इंडिया और संसार की, इंडिया और वर्ल्ड की। भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर एंड नेचुरल रीजन। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से भौतिक भूगोल है देश का और विश्व का, क्या क्या फिजिकल फीचर है देश के और वर्ल्ड के, और क्या क्या नेचुरल रीजन्स हैं इंडिया के और वर्ल्ड के। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इसमें आपको सारी चीजें, जैसे कि फिजिकल फीचर्स में आपका क्या क्या आ जाता है कि कहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी नदी है, कहाँ पे कैसा प्लेन है, प्लेट्यू है, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेचुरल रीजन्स क्या हो जाते हैं, जो कि नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि प्लेन्स, प्लेट्यू, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस में आपका क्या, फॉरेस्ट किस तरीके के हैं, यानी कि जंगल किस तरीके हैं देश विदेश में, मिनरल रिसोर्सेस कैसे हैं, वाटर क्या है, एग्रीकल्चर कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसी है देश विदेश की, नेचुरल पार्क, सेंचुरी एंड सफारी कैसी है, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें आपको मिली है। अगला जो है ये है सामाजिक भूगोल, यानी कि जनसंख्या संबंधी, जनांकिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां। इसमें क्या है आपका, जो भी हमारा सेंसस था 2011 का, उसमें जो हमारी जनांकिकी है, जनसंख्या वृद्धि है, लिंगानुपात है, साक्षरता, ये सारी चीजें हमको उसमें डिस्कस करनी पड़ती है। यानी कि डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में क्या आता है आपका, जो भी आपका सेंसस होता है उसके बारे में। 2021 में सेंसस आने वाला है। अब देखो ये कब कंप्लीट होगा, लेकिन अब इसे 10 साल हो चुके हैं, तो हर 10 साल में सेंसस लाया जाता है। अब ये लाया जाएगा, उसमें आपका बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है डेमोग्राफी में। अगर आता है तो आपको उसके हिसाब से भी पढ़ना, फिर आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये पार्ट बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से ही पढ़ना है। अगला टॉपिक है वो है आपका आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी। इसमें आपको नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि इंडस्ट्री कैसी है, ट्रांसपोर्ट कैसा है इंडिया का और देश का, किस तरीके से वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। जैसे कॉन्टिनेंट कैसे हैं पूरे विश्व में, कितने हैं, क्या क्या इनका रोल है, कंट्रीज कितनी है, ओशियन कितने हैं, रिवर कैसी हैं, कौन सी बड़ी है, छोटी है, कौन सी रिवर क्या रोल प्ले करती है, माउंटेन्स कैसे हैं पूरे संसार के, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं संसार के। अगला टॉपिक है आपका परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपको एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी में इन टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। एक बार कोशिश कीजिएगा कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 से 12 तक, वो सारी आप एक बार पढ़ लें। कई लोग कहेंगे आपसे कि एमपीपीएससी में एनसीईआरटी का ज़्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ एक बार आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इसका रोल नहीं होता है एनसीईआरटी का, तो फिर आप उसे ना पढ़ें, लेकिन मेरे कहने से अगर आप मेरी बात मानते हैं तो एक बार एनसीईआरटी आप पढ़िए, एक बार ही सही पढ़िए जरूर। अगली जो आपकी यूनिट है वो 5th यूनिट है। इसमें आपको पार्ट 2 देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पहले पार्ट में आपको देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, वो किस तरीके से बिठाया गया है मध्य प्रदेश में, ये सब कुछ हमें देखना है। अब इसमें आपको क्या क्या देखना होगा, जैसे कि गवर्नर क्या रोल प्ले करता है, कौन गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है, कितनी इसमें सीटें हैं, क्या क्या इसका रोल है, हाई कोर्ट यहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी इसकी ब्रांच है, क्या क्या ये आपको हेल्प करता है,
और सारी चीजें इसमें आपको याद करनी पड़ेगी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में। अगला जो आपका टॉपिक है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज जो सिस्टम था उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझना है और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको समझना है, यानी कि जो नगर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, शहर होते हैं, उनकी व्यवस्था किस तरीके से, उनकी प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब फिफ्थ का पार्ट बी में आपको पढ़ना पड़ेगा राज्य की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी किस तरीके से है। तो मध्य प्रदेश की जनांकिकी और जनगणना, यह आपको सेंसस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश ने आर्थिक विकास किया है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये सब कुछ आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग यानी कि मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, क्या क्या वो रोल प्ले करती है मध्य प्रदेश में, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा किस क्षेत्र में, ये आपको इंडस्ट्रीज से भी पता चल जाता है। जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है वहाँ पे डेवलपमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आपका बेसिक सा आंसर। तो इसमें मेजर इंडस्ट्रीज में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे इंदौर के पास आपने एक जगह का नाम सुना होगा, अब आप बताइए वो जगह कौन सी है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इंदौर के पास है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, ये आप मुझे बताइए। मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, यानी कि जो मध्य प्रदेश की जो कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है और उनके लिए जो स्कीम चलाई गई है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। मध्य प्रदेश द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्कीम चलाई जाती है जो कि कास्ट बहुत सारी लोगों के लिए चलाई जाती है, जैसे कि SC के लिए, ST के लिए, सबके लिए मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा योजनाएं चलाई जाती है। तो उन सब योजनाओं के बारे में भी पढ़ना है हमें और यहाँ की जाति जनजाति के बारे में भी हमें पढ़ना है। अगली जो यूनिट है वो है हमारी भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा आपका भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये चीज पढ़ा दूंगा, आपको यहाँ से एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। जिसमें कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संवैधानिक सभा। संवैधानिक सभा को आपको सब कुछ इसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आपको मिलेगा यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, यानी कि किस तरीके से कार्यपालिका यहाँ की, यानी कि कैसी यहाँ पे संघीय कार्यपालिका है, राष्ट्रपति के क्या क्या रोल है, कि मतलब किस तरीके से ये ओथ लेते हैं, किस तरीके से ये चुने जाते हैं, क्या क्या इनका जो भी अलाउंस है, सब कुछ आपको सब कुछ पूछने को मिलता है इस क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि अलाउंस के बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभी क्या है, जो एग्जाम हुआ था उसमें अलाउंस के बारे में एक क्वेश्चन आया था, आप देखिए निकाल के क्वेश्चन पेपर, उसमें एक अलाउंस के बारे में भी एक क्वेश्चन है। फिर यहाँ की संसद कैसी है, यानी कि पार्लियामेंट कैसी है, असेंबली कैसी है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी कि मौलिक कर्तव्य को, और DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। आगे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कितनी बार संशोधन किया गया है भारत के संविधान में, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे पंचायती राज सिस्टम कब लाया गया,
अगर कोई चीज़ बदली गई तो कब बदली गई, और कौन सा संशोधन नंबर था वो, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या इसका रोल होता है, जुडिशियल सिस्टम कैसा है हमारे इंडिया में, किस तरीके से आपको जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलेगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, इसमें हम ये देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है भारत देश का, फॉरेन ट्रेड कैसी है भारत देश से, और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसा है भारत देश का दूसरे देशों के साथ, यानी कि कैसे हम इम्पोर्ट करते हैं, कितना इम्पोर्ट करते हैं और क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। भारत की इकोनॉमी कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये आपका इकोनॉमिक पार्ट हो जाता है। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, राष्ट्रीय शेयर बाजार, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हमारे आरबीआई है, एनबी है और सेबी जो आपने नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट का अगर आप नाम सुनते होंगे तो सेबी का नाम सुनते होंगे, एसईबीआई, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपने नाम सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका भी आपने नाम सुना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट से अगर थोड़ा रिलेशन रखते हैं तो आपने इनके बारे में सुना होगा। इन सब के बारे में भी हमको पढ़ना है। अगला जो आपको यूनिट मिलेगा वो है विज्ञान और पर्यावरण यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट होगी। 9th 10th की आप एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें हेल्प मिलेगी। इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं साइंस के, ये आपको उसमें मिल जाएगा। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर करने को मिल जाएगा। पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी आपको एनसीईआरटी में। एनवायरमेंट कैसा है हमारा, किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैसा वातावरण है, किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं अपने आस पड़ोस में, नदियाँ, जल, हमारा जो भी जीवन है, जीवन शैली है, वो किस तरीके से एनवायरमेंट पे लाई करती है, सब कुछ हमें देखना है एनवायरमेंट के बारे में और बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि किस तरीके से यहाँ पे पारिस्थितिकीय तंत्र है। अगर कोई, जैसे आप देखेंगे मैमल्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, ह्यूमन है वो किस तरीके से रहते हैं, इंसेक्ट है वो किस तरीके से रहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से बना हुआ है हमारे सिस्टम में, ये हमको इस सब टॉपिक में देखना है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पोषण आहार और पोषण तत्व, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं चलती है न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिएंट पे। भारत सरकार भी न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिएंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जाति और जनजातियों के लिए। जो जनजातीय लोग हैं उनमें न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट की काफ़ी ज़्यादा कमी पाई जाती है, तो उनके लिए तो अगर उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक आपको देखने को मिलता है तो उसमें आपको ये चीज़ जरूर पूछी जाएगी कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मानव शरीर संरचना, ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको बायोलॉजी का टॉपिक मिल गया। कृषि उत्पाद और तकनीक यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, इसमें हमको पढ़ना है। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से फूड को प्रोसेस किया जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है कि हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जाते हैं भारत देश में, मध्य प्रदेश में, इनके बारे में हमें पढ़ना है। हेल्थ पॉलिसी बहुत सारी चलाई जाती हैं, जैसे कि आयुष्मान के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो ये इन सब के बारे में, जैसे मध्य प्रदेश की जननी कल्याण योजना है कितनी ज़्यादा फेमस है, लाडली लक्ष्मी योजना है बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सारे प्रोग्राम्स हेल्थ पॉलिसी जो भी हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, इसमें आपको पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स और इनके मैनेजमेंट, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं
नेचुरल डिजास्टर को, ये इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किन तरीके से हम इससे निपट सकते हैं, क्या क्या बचाव हैं इनके, मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं आप इनका, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अगली जो यूनिट है वो है हमारी अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। ये देखा आपने, सब बोलते हैं कि करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देखो यहाँ पे मिलता है करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, यानी कि आपको करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एक यूनिट है इसकी, करंट अफेयर्स की तो सीधी एक यूनिट है। इसमें आप देखेंगे कि इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज एंड प्लेसेस, हाल ही में जो करंट में जो चीजें होती हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। जो पर्सनालिटी है अगर उनके साथ कुछ होता है या वो कुछ करते हैं, कुछ स्थानों पर अगर कोई चीज होती है तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण घटनाएं, मेजर इवेंट जो होते हैं करंट में, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, जैसे कि अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो ओलंपिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड कप होते हैं, स्पोर्ट कंपटीशन होते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं अगर किसी खिलाड़ी को, कि भारत देश में अगर किसी को भी अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। अगली जो यूनिट है वो है हमारी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसी है हमारे भारत देश की। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाती है इनके बारे में, तो आपको उतना तो पढ़ना ही है। ई गवर्नेंस, किस तरीके से ई गवर्नेंस काम करती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, क्या क्या ये रोल प्ले करता है, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से आप इंटरेक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपका आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कैसे, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, क्रोमा है, ये सारी चीज़ें आपको ई कॉमर्स के तौर पे देखने को मिलती है। किस तरीके से ये अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से ये डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। लास्ट जो यूनिट है हमारी पेपर फर्स्ट की वो है राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, यानी कि नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, कौन से अगर भारतीय कानून में अगर इन्हें लाया गया है तो कब लाया गया, किस आर्टिकल में है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आप पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, ये था हमारा भारत निर्वाचन आयोग, ये है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि ये आप इंडिया के बेस पे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आप मध्य प्रदेश के बेस पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर आप पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपका यूपीएससी होता है। फिर आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में कवर करना है, इससे आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में भी देखने को मिल सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। अगला जो आपको देखने को मिलेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनके बारे में आपको देखना है। कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ये किस आर्टिकल के तहत भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं, क्या क्या इनका रोल होता है। नीति आयोग, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, क्या इसका काम होता है, तो ये सारी चीजें आप नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी में, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। मानवाधिकार आयोग, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है आपका, जो आपके राइट है, जो आपके अधिकार है
उनको कौन बनाए रखा, उनकी सुरक्षा कौन करता है, कौन कहेगा कि हाँ आपको ये अधिकार हैं। इसके लिए एक आयोग बनाया गया है जिससे कि वो आपके अधिकारों की देखभाल कर सके, हाँ कि आपको ये अधिकार मिला है, आप इसको यूज कर पाए। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। महिला आयोग यानी कि वुमेन कमीशन, वुमेन कमीशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाल प्रोटेक्शन जो होती है, बाल संरक्षण आयोग जो होता है वो बहुत ज़्यादा अभी काम कर रहा है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आजकल क्या होता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बहुत बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं चाइल्ड के प्रति, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, इसलिए आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इनका कमीशन क्यों बनाया गया, क्या इसका रोल होता है, क्या क्या ये हेल्प करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में भी आपको पढ़ना है अच्छे से। सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन कमीशन कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, क्या इसका काम होता है, क्या इसका रोल होता है। सतर्कता आयोग यानी कि विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो कि आप कृषि के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्या इसका रोल है, क्या वो हेल्प करते हैं आपकी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि यानी कि फूड प्रिजर्वेशन कमीशन एटसेट्रा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि फूड प्रिजर्वेशन, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, इसके लिए जो कमीशन बनाई गई है उसका क्या क्या रोल है। तो ये देखा हमने पेपर फर्स्ट के बारे में, जो 10 यूनिट है पेपर फर्स्ट में वो हमने डिस्कस की। इनके बारे में जो भी सब टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो काफ़ी ज़्यादा तरीका, काफ़ी ज़्यादा आपका वास्ट सिलेबस होने वाला है, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आपको सब कुछ चीज़ अच्छे से बताई गई है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे, आप 70% तो छोड़िए, आपके 85% मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बस चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, इसीलिए आपको चीज़ें ज़्यादा लग रही होंगी। जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम अगर यहाँ पे लिख दिया तो इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में ही तो पढ़ना है आपको, ह्यूमन बॉडी के बारे में ही तो पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में ही तो पढ़ना है। तो क्या है, पहले क्या था, सिलेबस को अच्छे से बताया नहीं गया था, अब क्या है बहुत अच्छे से सिलेबस को बता दिया गया है, तो वो चीज़ें क्या है सब टॉपिक में कन्वर्ट हो गई हैं। तो आपको वो ज़्यादा लग रहा होगा कि यार 10 यूनिट ही इतनी बड़ी है, नहीं इतनी बड़ी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो क्या है कि सब टॉपिक अच्छे से बताए गए हैं, सिलेबस को अच्छे से बताया गया है, इसलिए आपको वो ज़्यादा लग रहा है। अब हम देखेंगे कि पेपर सेकंड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे। ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी टाइम लिमिट भी 2 घंटे की होती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये केवल पासिंग मार्क्स इसमें आपको लाने हैं, जो कि मिनिमम 40% तो आप लाना ही, हालांकि 30% भी लाने होते हैं अदर कैटेगरीज के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 40% का टारगेट तो रखिए ही। मैं तो कहता हूं आप 50% का रखिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, 50% का रखिए। आप ऐसा तो है नहीं कि आपने 40% का टारगेट रख लिया तो 40% ही सही हो जाएंगे आपके, कुछ क्वेश्चन गलत भी तो होते हैं, कुछ आंसर आप गलत भी कर देंगे। तो आपको बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है। 200 अंक का होगा ये, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा ये आपका, और ये केवल क्वालिफाई बेस्ड पेपर होता है आपका। इसे हम कहते हैं सी सेट यानी कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये आपको बताइए। इसमें आपको पहला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बहुत इजी है, आपको बिल्कुल ये चीज यहाँ से आप एक नंबर नहीं छोड़ पाओगे। कॉम्प्रीहेंशन हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप किसी से वार्तालाप करते हैं किस तरीके से करते हैं,
किस तरह चीज़ों को आप हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके इम्पर्सनल होंगे, इंटरपर्सनल होंगे, आप खुद उनको आंसर कर सकते हैं, खुद की जो स्किल होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ से दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको सिचुएशन हैंडल करनी है। फिर आता है आपका तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग आपको पता ही है, एनालिटिक एबिलिटी आपको पता ही है कि किसी चीज को हम एनालाइट करते हैं, यानी कि किसी चीज का जोड़ घटाना समझ लीजिए आप, हिसाब करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। आपको लॉजिकल रीजनिंग आसान मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निर्णय लेना और समस्या समाधान। निर्णय लेना यानी कि आपको अगर किसी कंडीशन में रख दिया जाए तो आप किस तरीके से निर्णय लेंगे। आप किसी कंडीशन में फंस जाते हैं, मान लीजिए कहीं लड़ाई हो गई, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये आपको डिसीजन लेने होंगे। इनके बारे में भी हम अच्छे से डिसीजन मेकिंग देखेंगे कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी। आपकी सामान्य मानसिक योग्यता क्या है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में आपसे बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी को वो चेक करते हैं, जिससे कि उनको पता चल सके कि हाँ आप ऐसा सोचते हैं इस विषय के बारे में। ये भी हम अच्छे से देखेंगे। फिर जो आपका टॉपिक आता है वो है आधारभूत संख्यान, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों की पर्याप्तता, यानी कि बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसमें आपको कुल मिलाकर मैथ आने वाली है। मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, ये आपको केवल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत ही आसान भाषा में मिलेंगे, 10th लेवल के मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा आपको बहुत डरने की बात नहीं है यहाँ पे कि बहुत टफ मिलने वाले हैं, आसान वाले मिलेंगे आपको। फिर आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, यानी कि आपको पैसेज मिलेंगे, उनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पैसेज से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने होंगे और आपको आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे पैसेज में। ये आपका हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल हो जाती है, जो कि 10th के लेवल की होती है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ये भी आसान होता है, आसानी से आप इसको कवर कर जाओगे। तो ये रहा हमारा पूरा प्री का सिलेबस। हमने सारा डिकोड किया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको मिलेगा, ये सब कुछ हमने देख लिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा, पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई किया जाएगा कि हाँ आपको ये करना है इस कंडीशन में। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं तो भी वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।